ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बाकी ट्यूमर्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में इंट्रोडक्शन इसके सबसे पहले आ जाती है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन यंग मेल। तो ये यंग मेल में बहुत कॉमन कैंसर है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर मोस्टली मैलिग्नेंट, तो ये बेनाइन नहीं होते, मोस्टली मैलिग्नेंट ही होते हैं, जस्ट क्योंकि टेस्टिकल्स बहुत ही सेंसिटिव हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। द लिम्फेटिक स्प्रेड इज़ टू रेट्रोपेरिटोनियल एंड इंट्राथोरेसिक लिम्फ नोड पैरायोटिक नोड्स। तो ये क्या है कि लिम्फेटिक स्प्रेड इसका कहाँ होता है, कौन से नोड्स में होता है? रेट्रोपेरिटोनियल और इंट्राथोरेसिक नोड्स में, जो कि पैरायोटिक नोड्स वगैरह होते हैं। द लिम्फेटिक स्प्रेड कैन इन्वॉल्व द इंग्वेनल नोड्स ओनली इफ़ द स्क्रोटल स्किन इज़ इन्वॉल्व। तो लिम्फेटिक स्प्रेड जो है इंग्वेनल नोड्स को भी साथ साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर तो स्क्रोटल स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये डायग्राम बताई हुई है, इसमें टेस्टिस हेल्दी टेस्टिस हैं और टेस्टिकुलर लम्स दूसरी फिगर में बताए हुए हैं। तो टेस्टिकुलर लम्स में देखें, उसमें ट्यूमर शो हो रहा है। फिर इसकी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। जर्म सेल ट्यूमर 90% ऑफ केसेस में ये कॉमन है। इसमें सबसे पहले आ जाता है सेमिनोमा, ठीक है। दूसरा नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। फिर थर्ड आ जाता है एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, टेराटोमा, कोरियोकार्सिनोमा। ये सारी इसकी टाइप्स है। फिर जर्म सेल के अलावा दूसरा कौन सा टाइप इसकी आ जाती है? इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स, जो कि 1 to 2% ऑफ द केसेस में ही है। तो इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स में एक पहला आ जाता है लिम्फोमा, जो कि 3 to 7% केस में कॉमन है, और बाकी 1 to 2% अदर ट्यूमर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज़ विद पेनलेस टेस्टिकुलर मैस। तो सबसे पहले क्या होगा कि मोस्ट कॉमनली पेनलेस लेकिन टेस्टिकुलर मैस फील हो रहा होगा। टिपिकली फीचर्स आर इरेगुलर फिल्म फिक्स्ड एंड डज नॉट ट्रांसइल्यूमिनेट, ठीक है। तो इरेगुलर वो मैस होगा, फिल्म मतलब थोड़ा सख्त होगा, फिक्स होगा अपनी जगह पे, और इधर उधर जो है ट्रांसलोकेट नहीं कर रहा होगा। टेस्टिकुलर सेंसेशन इज़ ऑफन लॉस्ट। तो मेल्स में क्या होता है कि टेस्टिकुलर सेंसेशन ज़्यादातर लॉस हो जाती है। द वेस्ट इज़ नेवर थिकन्ड एंड रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल। तो जो वेस्ट डिफरेंस होती है वो नॉर्मली थिकन नहीं होती, और रेक्टल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल होती है पेशेंट में। समटाइम enlarged supraclavicle nodes is the presenting sign of the tumor। तो क्या है कि समटाइम्स क्या होता है, enlarged supraclavicle lymph node। तो supraclavicle जो lymph node होते हैं वो enlarge हो जाते हैं, जो कि पैल्पेट हो रहे होते हैं, और वो साइन है इस ट्यूमर का, टेस्टिकुलर ट्यूमर का। पैल्पेट द एब्डोमेन फॉर इंट्रा एब्डोमिनल मैस। तो इंट्रा एब्डोमिनल मैस भी पैल्पेट हो रहा होता है। तो ये देखें अब इस डायग्राम में लम्प इन द टेस्टिस भी शो हो रहा है, इन्फ्लेम टेस्टिस। ये कुछ इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं। पेनफुल जेनिटल्स, फ्लूइड रिटेंशन इन द स्क्रोटल एरिया। तो स्क्रोटल एरिया में भी फ्लूइड रिटेंशन होगी। नेक्स्ट इसमें है सेमिनोमा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर। इट इज़ एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव। टेस्टिकल्स को हम ज़्यादा रेडिएशंस नहीं दे सकते क्योंकि वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं। इट इज़ रियर बिफोर प्यूबर्टी विद पीक इंसिडेंस बिफोर 35 to 45 ईयर्स। तो ये जो है हमारे पास रियर है बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब कि जब मेल को प्यूबर्टी आती है तो उससे पहले ये ट्यूमर हो जाता है। तो ये क्या है कि 35 to 45 ईयर्स में कॉमनली हो रहा होता है। इट मेटास्टाइजेस वाई द लिम्फेटिक्स वाइल हेमाटोजेनिस स्प्रेड इज़ नॉट कॉमन। तो ये ब्लड के ज़रिए नहीं स्प्रेड होता, मेटास्टाइज होता, बल्कि लिम्फ के ज़रिए होता है। एक्टिव lymphocytic infiltration of tumor suggests a good host response
एंड अ बेटर प्रोग्नोसिस। तो क्या है कि जब एक्टिव लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हम करते हैं तो वो एक अच्छी प्रोग्नोसिस साबित हो रही होती है। तो इसके हम फिर मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि क्या है। टेस्टिस इज एनलार्ज, स्मूथ एंड फिर्म, द कट सरफेस इज होमोजेनस एंड पिंकिश क्रीम इन कलर। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी बताई हुई है कि अगर ये सेमिनोमा होगा तो टेस्टिस किस तरह से शो हो रही होंगी, एनलार्ज होंगी, स्मूथ होंगी और फिर्म होगी। ठीक है, जब हम कट करेंगे उनको तो होमोजेनस शो होगा और पिंकिश इन कलर होगी। इट कंसिस्ट ऑफ ओवल सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म। तो उसके ओवल सेल्स होंगे और क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। इट हैज़ लार्ज राउंडेड न्यूक्लाई विद प्रोमिनेंट एसिडोफिलस। तो उसके जो सेल्स होंगे वो लार्ज होंगे, एसिडोफिलस होंगे। नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर नेक्स्ट आ जाता है। तो इसमें पहला है टेराटोमा। It arises from the totipotent cells in retinotestis and often contain a variety of cell types। तो ये हमारे पास टोटिपोटेंट सेल्स, टोटिपोटेंट कौन से सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, टेस्टिस में। तो वो रेटिटेस्टिस में ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, उनमें ये ट्यूमर हो जाता है टेराटोमा। और अक्सर इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स होती हैं। इट इज़ मोर एग्रेसिव इन एडल्ट्स दैन इन चिल्ड्रन। तो ये एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, चिल्ड्रन में लेस है। इट मेटास्टाइज वाया द हेमाटोजेनिस रूट। तो ये हेमाटोजेनिस रूट के ज़रिए मेटास्टाइज होता है, मतलब ब्लड के ज़रिए होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद HCG, ह्यूमन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, HCG हमारे पास राइज हो जाती है। और AFP एक सिंड्रोम है जिसका मतलब है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें क्या होता है ना कि जो बॉडी के मसल्स वगैरह होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। और इस केस में क्या होगा कि टेस्टिस के और बाकी जो मसल्स हैं जैसे ब्लेडर है तो ये सारे पैरालाइज हो जाएंगे और पेशेंट इनकॉन्टिनेंस फील करेगा, वीकनेस, फैटीग और इस तरह से जो है उसकी सिम्टम्स शो होंगे उसको। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला ट्यूमर हमारे पास है यॉर्क सैक ट्यूमर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इसको हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद राइज्ड AFP। तो AFP सिंड्रोम राइज हो जाता है इस ट्यूमर में। ये अब डायग्राम में जैसे कि नज़र भी आ रहा है कि किस तरह से टेस्टिस शो होती हैं जब यॉर्क सैक ट्यूमर होता है। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में क्या है, इट इज़ मैलिग्नेंट, पेनफुल, वर्स प्रोग्नोसिस दैन सेमिनोमा। तो ये सेमिनोमा से भी ज़्यादा वर्स्ट होता है। प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में क्या होता है, राइज्ड HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हमारे पास है वो राइज हो जाता है, लेकिन AFP नॉर्मल होते हैं। तो AFP सिंड्रोम पेशेंट में नहीं होता, सिर्फ HCG ही राइज होता है। अगर तो मिक्स्ड एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होगा तो दोनों ही राइज होंगे, HCG भी और AFP भी। फिर आ जाता है कोरियोकार्सिनोमा। इट इज़ मोस्ट एग्रेसिव टेस्टिकुलर ट्यूमर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। इट स्प्रेड बोथ हेमाटोजेनस एंड लिम्फेटिक रूट। तो हेमाटोजेनस भी और लिम्फेटिक रूट से भी ये स्प्रेड होता है। इस डायग्राम में देखें किस तरह से ये टेस्टिस बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, इसकी चेस्ट एक्सरे है, लंग मेटास्टेसिस हैविंग अपीयरेंस ऑफ कैनन बॉल। तो जब हम चेस्ट एक्सरे पेशेंट का करेंगे तो अगर तो लंग मेटास्टाइज हो जाएगा ये ट्यूमर तो उसकी कैनन बॉल अपीयरेंस शो होगी लंग्स में। फिर CT चेस्ट एब्डोमेन इज सेंट्रल टू द स्टेजिंग ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर। तो CT चेस्ट और एब्डोमेन दोनों करेंगे ताकि हम टेस्टिकुलर ट्यूमर की स्टेज को देख सके कि कौन सी स्टेज पे है। फिर ट्यूमर मार्कर्स इसमें आ जाते हैं। मार्कर शुड बी मेड प्रियर टू ओरिडेक्टोमी। तो ओरिडेक्टोमी का मतलब ये है कि हम टेस्टिस को ही रिमूव कर देती है। तो उससे पहले ट्यूमर मार्कर्स
से हम देखेंगे कि कौन सा ट्यूमर है क्या नहीं है। ठीक, मार्कर्स आर यूज टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू ट्यूमर। तो मार्कर से ट्यूमर का रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। ये कुछ मार्कर्स हैं। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, इससे क्या देखते हैं, टेराटोमा और जॉर्ज ट्यूमर इससे आइडेंटिफाई होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन से क्या होता है, कोरियोकार्सिनोमा और एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, ये दो ट्यूमर्स का ये मार्कर है एससीजी। फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एलडीएच किसका मार्कर है, एक सेमिनोमा का और नॉन सेमिनोमाइटिस इसका, इन दोनों ट्यूमर्स का ये मार्कर है। फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेस जो है किसका मार्कर है, सेमिनोमास का। फिर स्टेजिंग हमारे पास आ जाती है। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं ट्यूमर की, टेस्टिकुलर ट्यूमर की। नंबर 1 है टेस्टिस लेसन ओनली नो स्प्रेड। तो सिर्फ टेस्टिस के अंदर एक लेसन होगा लेकिन वो स्प्रेड नहीं करेगा, ये स्टेज 1 में है। स्टेज 2 जब हो जाती है नोट्स बिलो द डायफ्राम ओनली। तो जो टेस्टिस के डायफ्राम होता है उसका वो उससे नीचे पहुंच जाते हैं इसके नोट्स। स्टेज 3 पे क्या होता है कि डायफ्राम से ऊपर भी पहुंच जाती है नोट्स। और स्टेज 4 में पल्मोनरी और हेपेटिक मेटास्टेसिस, तो लंग्स में या फिर लिवर में भी मेटास्टाइज होके चला जाता है। और ये देखें डायग्राम में, इसमें T1 T2 T3 T4 भी बताए हुए हैं अलग अलग से। नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट देख देते हैं। Orchidectomy is done via inguinal incision. It's the first step in the management of testicular tumors. तो हम ऑर्डेक्टमी किसके ज़रिए कहते हैं, इंग्विनल इंसेशन। इंग्विनल रीजन में कट लगाते हैं और उधर से टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट में टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के, ताकि ये मेटास्टाइज होकर कहीं और ना जाए और बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। द नेक्स्ट स्टेप डिपेंड ऑन द स्टेजिंग एंड हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस पोस्ट ऑर्डेक्टमी। तो जब ऑर्डेक्टमी हो जाती है उसको हम लोग निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसको बायोप्सी वगैरह के लिए भेजते हैं ताकि उसकी स्टेजिंग भी देख सकें और साथ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस वगैरह हो सके इसकी। स्टेज 1 ट्यूमर्स की क्या ट्रीटमेंट होती है। सेमिनोमा है अगर तो फिर क्या है, सीटी स्कैन एंड ट्यूमर मार्कर बेस्ड सर्वाइवेलेंस। सर्वाइवेलेंस के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ट्यूमर को लिया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसकी जो है लिया जाता है, एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। जब एनालाइज करते हैं फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन सी स्टेज पे है, किस लेवल पे है, उसकी सर्वाइविंग रेट कितनी है। तो ये 5 स्टेप इसकी सर्वाइवेलेंस में आ जाते हैं। इफ़ सर्वाइवेलेंस शोज रिलैप्स देन प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अगर तो सर्वाइवेलेंस नहीं है इसकी, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी करेंगे या फिर रेडियोथेरेपी भी साथ साथ करेंगे। NSGCT नॉन सेमिनोमाइटिस सेल ट्यूमर। तो इसमें क्या है कि लो रिस्क केस अगर तो है तो उसमें CT स्कैन एंड ट्यूमर मार्कर बेस्ड सर्वाइवेलेंस। ठीक है, तो अगर हाई के रिस्क केस है उसमें BEP कीमोथेरेपी, जो कि BEP स्टैंड्स फॉर बेलियोमाइसिन एक्टोपोसाइड एंड सिस्प्लेटिनियम। तो ये 3 जो है मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए कीमोथेरेपी की जाती है। अब ये पीछे डायग्राम में जैसे कि बायलेटरल ऑर्डेक्टमी बताई हुई है, तो ये टेस्टिकल्स हैं जिसको इंग्विनल रीजन में कट लगाया और उनको स्पर्मेटिक कॉर्ड को लाइगेट करके और टेस्टिस को भी उसके साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ही रिमूव कर दिया और फिर उसको स्टिच वगैरह कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेज 2 से लेकर स्टेज 4 तक ट्यूमर्स अगर होंगे तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। NSGCT ट्यूमर का BEP कीमोथेरेपी जो कि पीछे डिस्कस हुए। सेमिनोमा अगर होगा तो BEP कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी भी करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल lymph node dissection in case of NSGCT when retroperitoneal masses remain after chemotherapy। तो अगर कीमोथेरेपी करने के बाद भी उधर वहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल में मैसेज फील हो रहे हैं
तो क्या करेंगे कि वहाँ से जो लिम्फ नोड है उनकी डाइसेक्शन कर देंगे, डाइसेक्ट करके उनको निकाल देंगे। फिर इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है दीज ट्यूमर्स अराइज फ्रॉम लेडिक सेल्स और सेटोली सेल्स। जो टेस्टिस के सेल्स होते हैं लेडिक या सेटोली, ये उसमें अराइज हो रहा होता है। प्री प्यूबर्टल इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर है ये, जो कि प्यूबर्टी से पहले ये ट्यूमर हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, दी सेल अराइज फ्रॉम लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स में अराइज होता है। दीज ट्यूमर्स एक्सक्रीट मस्कुलाइजिंग एंड्रोजेंस। तो मस्कुलाइजिंग एंड्रोजेंस वो एंड्रोजेंस हैं जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक को इन्हेंस करते हैं, विच कॉज सेक्शुअल प्रिकॉसिटी एंड एक्सट्रीम मस्कुलर डेवलपमेंट। तो सेक्शुअल प्रिकॉसिटी का मतलब ये होता है कि जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेल में, वो टाइम से पहले ही शो होने लग जाती हैं। वो किस वजह से कि ये ट्यूमर एक्सेस में ये हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, तो वो प्यूबर्टी से पहले ही मेल्स में वो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे होते हैं। और फिर एक्सट्रीम मस्कुलर डेवलपमेंट भी उस मेल में शो होगी। अगर तो पोस्ट प्यूबर्टल इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर है तो उस केस में क्या होगा कि ये सेटोली सेल में अराइज होगा और फिर ये फेमिनाइजिंग हार्मोन एक्सक्रीट करेगा, जो कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उस मेल में हो जाएगी, गैलेक्टोमेसिया मतलब मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, और लॉस ऑफ लिबिडो, डिज़ायर फॉर सेक्स जो है लॉस हो जाएगी उसकी। और एस्पर्मिया का मतलब है सीमन बिल्कुल भी उसका नहीं बन रहा होता है इजैकुलेशन के दौरान। नेक्स्ट प्रोस्टेट कार्सिनोमा आ जाता है। तो इसमें है कि ये बहुत कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है ओवर द एज ऑफ 65। तो जब 65 ईयर्स से ज़्यादा मेंस हो जाते तो उनमें बहुत कॉमन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इट इज़ यूजुअली ओरिजिनेट इन द पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट, देयरफॉर प्रोस्टेक्टोमी फॉर BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया रेफर्स नो। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे ओरिजिनेट हो जाता है, प्रेफरल जोन में। तो इसके लिए पूरा को पूरा प्रोस्टेट निकालना, प्रोस्टेक्टमी करना को सही नहीं समझा जाता। उसके बजाय क्या करते हैं कि उस ट्यूमर को उस जगह से निकाल देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा, ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे ये इस फिगर में बताया हुआ ब्लेडर है, उसके नीचे ये प्रोस्टेट है, ठीक है। तो प्रोस्टेट के अंदर कैंसरियस ट्यूमर जो वाइट है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें है एजिंग, फैमिली हिस्ट्री, रेस, डिक्रीज विटामिन E, सेलेनियम एंड सोया प्रोडक्शंस वगैरह, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है इसका स्प्रेड क्या है। लोकली वो कहाँ कहाँ से स्प्रेड करता है, सेमिनल वेसिकल्स में, ब्लेडर नेक और ट्राइगोन में। अब इस डायग्राम में देखें, ये ट्यूमर है प्रोस्टेट में, ये स्प्रेड होके सेमिनल वेसिकल्स में भी चला गया, जो येलो शो हो रहा है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स के साथ साथ ये ब्लेडर के ट्राइगोन, मतलब जो ब्लेडर का बिल्कुल एंड होता है ना, जहाँ से यूरेथ्रा शुरू होता है, तो वहाँ पे भी ये स्प्रेड होके जा सकता है। हेमेटोजेनस पाथ के ज़रिए ये बोन्स तक भी जा सकता है, सही। मोस्ट कॉमन बोन, ये कौन सी बोन में स्प्रेड होता है, एक तो पेल्विक बोन में और एक लंबर वर्टिब्रा में, जो बहुत उसके नज़दीक वाली बोन्स हैं उनमें। टाइप ऑफ मेटास्टेसिस में आ जाता है स्क्लेरोटिक बोन मेटास्टेसिस प्लस ऑस्टियोलाइटिक मेटास्टेसिस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्क्लेरोटिक बोन मेटास्टेसिस वो मेटास्टेसिस होती है जिसमें कि बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो ट्यूमर क्या करता है, मेटास्टाइज होकर जब बोन में जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोनी आउटग्रोथ बन जाती है, तो उसकी या फिर एक्स्ट्रा बोनी आउटग्रोथ बन जाएगी, या फिर उस ट्यूमर की वजह से उस एरिया की बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑस्टियोलाइटिक मेटास्टेसिस क्या होती है कि ऑस्टियोलाइसिस हो जाती है, बोन की ब्रेकडाउन हो जाती है, वहाँ से डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स हैं इसकी। फिर लिम्फेटिक स्प्रेड में आ जाता है ऑब्टरेटर नोड्स वगैरह में ये स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है। ओनली एडवांस डिजीज़ के राइज टू सिम्टम्स, अगर तो डिज़ीज़ बहुत एडवांस हो जाएगी, बहुत आगे तक चली जाएगी, तभी हमें सिम्टम्स शो होंगे इसके।
लोअर और जूनियर ट्रैक सिम्टम, जिसमें पेन, यूटीआई, ये सब कुछ आ जाता है। तो इनमें और क्या क्या आ जाते हैं, वॉइडिंग सिम्टम्स सच एज हेजिटेंसी, पुअर फ्लो, इंटिमेंट स्ट्रीम रिपलिंग। तो ये सारे यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं कि पेशेंट यूरिन पास आउट करते हुए उसे बहुत पेन होगा, पुअर उसका फ्लो होगा, इंटरमीडिएट स्ट्रीमिंग वगैरह होगी। इंटरमिटेंट स्ट्रीमिंग का मतलब ये है ना कि वो एक दफ़ा पे पूरी स्ट्रीम से यूरिन पास आउट नहीं करेगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि रुक रुक के होगा। रिपलिंग मतलब कि यूरिन पास आउट करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी इसकी ड्रिपिंग होती रहती है। फिर स्टोरेज सिम्टम्स में आ जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी, नॉक्टुरिया, रात को उठ उठ के यूरिन पास आउट करना। फिर अर्जेंसी आ जाता है और अर्श इनकॉन्टिनेंस वगैरह इसमें आ जाती है। फिर नेक्स्ट है पेल्विक पेन, हेमेचूरिया, बोन पेन, मेलेस, एनीमिया, रीनल फेलियर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। उसके अलावा बाकी भी कुछ सिम्टम हैं जो कि जिनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वीक और इंटरप्टेड यूरिन फ्लो, सही है, ब्लड एंड सेमिनल फ्लूइड। तो जब सेमिनल फ्लूइड निकलेगा तो उसमें भी ब्लड होगा। नीड टू स्ट्रेन टू एम्प्टी द ब्लेडर, तो हर वक्त यही होगा कि ब्लेडर को एम्प्टी करें। ब्लड इन द यूरिन, हेमेचूरिया, ठीक। पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, द अर्ज टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली एट नाइट, जिसे क्या कहते हैं, नॉक्टुरिया कहते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसका सिम्टम है। फिर इसके साइंस क्या हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन में जब डॉक्टर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है प्रोस्टेट की, तो उसमें उसे किस तरह से ये फील होता है। सरफेस इज़ हार्ड, नोड्यूलर एंड इरेगुलर, तो जहाँ पे ये ट्यूमर बना होगा उसके सरफेस हार्ड होगी, नोड्यूलर नोट्स जो होगा और जो कि इरेगुलर होगा। मीडियन सेल केसेस ऑल्टरेटेड, जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है ना, तो उसकी मीडियल सर्कस फील हो रही होता है, लेकिन जब उसमें ट्यूमर होगा तो वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी, फील नहीं होगी। कंसिस्टेंसी इज़ हेट्रोजीनियस, तो कंसिस्टेंसी हेट्रोजीनियस का मतलब ये है ना कि जो नॉर्मल उसके होगा म्यूकोसा होगा वो तो सॉफ्ट होगा, और जहाँ पे ये ट्यूमर होगा तो वो हार्ड होगा, तो ये हेट्रोजीनियस कंसिस्टेंसी होगी उसकी। रेक्टल म्यूकोसा इज़ थिटेड टू द ग्लैंड, तो जो रेक्टल म्यूकोसा है वो बिल्कुल ग्लैंड के जहाँ पे ट्यूमर होगा उसके साथ स्टिक हुआ होगा। द टिश्यू lateral to gland may be infiltrated giving rise to winking of the gland, तो जो ग्लैंड का लेटरल टिश्यूज़ हैं वो इनफिल्ट्रेट, वो उसका क्या होगा कि ये ट्यूमर कैसे शो होगा, विंगिंग शेप पे हमें ट्यूमर शो हो रहा होगा। फिर इसकी स्टेजिंग देख लेते हैं। स्टेज T1, क्लिनिकली इनअपेरेंट ट्यूमर, नॉट पैल्पेबल और विजिबल बाय इमेजिंग, तो ये उस टाइम इनअपेरेंट ट्यूमर होता है T1 में, जो कि पैल्पेबल भी नहीं होता और विजिबल भी नहीं होता। T1A में जब पहुंचता है ट्यूमर तो उस टाइम क्या होता है, ट्यूमर इंसिडेंटली हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है लेस देन 5% ऑफ द रिजेक्टेड स्पेसिमेन। तो हम जब क्या करेंगे, स्पेसिमेन उसका लेंगे तो तभी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकेगी, वो भी लेस देन 5% ऑफ केसेस में। T1B में क्या होगा, ट्यूमर इंसिडेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ग्रेटर देन 5% ऑफ केसेस। और T1C में ट्यूमर आइडेंटिफाइड फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ राइज PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन राइज हो जाएगा टेस्ट में जब T1C स्टेज तक पहुंचेगा। फिर आ जाता है T2A स्टेज, उसमें क्या है, सस्पिशियस नोड्यूल ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन विद इन कैप्सूल इन्वॉल्विंग वन लोब। तो जब रेक्टल एग्जामिनेशन होगी तो सिर्फ जो 2 लोब्स हैं ना प्रोस्टेट की, उसमें सिर्फ एक लोब पर ये नोड्यूल फील होगा। T2B में सस्पिशियस नोड्यूल ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन विद इन कैप्सूल इन्वॉल्विंग बोथ लोब्स, तो दोनों लोब्स में के कैप्सूल में नोड्यूल फील होगा। T3A में क्या होगा, ट्यूमर एक्सटेंड थ्रू कैप्सूल यूनिलेटरल और बायलेटरल, तो कैप्सूल से बाहर भी एक्सटेंड हो जाएगा, या तो एक तरफ या तो दूसरी तरफ। T3B में क्या होगा, ट्यूमर एक्सटेंड थ्रू कैप्सूल इन्वॉल्विंग सेमिनल वेसिकल्स, तो ये सेमिनल वेसिकल्स तक भी पहुंच जाएगा। T4 में ट्यूमर
दैट इज़ फिक्स्ड और इन्वेडिंग एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स अदर देन सेमिनल वेसिकल। तो इस सेमिनल वेसिकल से ये बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को भी साथ में इन्वॉल्व कर लेगा। अब ये इसमें है T1, T2, T3, T4 डायग्राम में। T1 में देखें सिर्फ छोटा सा जो कि एक ही लोब में है, T2 में वो स्प्रेड हो गया, T3 में सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंच गया और T4 में स्प्रेड होके पूरी जगह पे चला गया है। फिर हमारे पास इसके क्या जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। तो इसकी दो टाइप की इन्वेस्टिगेशंस है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस और एक जनरल एग्जामिनेशन। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में PCA लेवल को देखा जाता है। अगर तो ये लेस दैन 10 होगा तो ये क्या है, हमारे पास सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है प्रोस्टेटिक कैंसर हो। अगर तो ये 35 नैनोमोल पर मिली से ज़्यादा है तो वो डायग्नोस कर लेता है प्रोस्टेटिक कैंसर को। फिर MRI की जाती है इसकी स्टेजिंग वगैरह को देखने के लिए। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, तो रेक्टम्स के ज़रिए प्रोब डाल के अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर बोन स्कैन आ जाता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन समटाइम्स। जनरल एग्जामिनेशन में ब्लड काउंट देखा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, यूरिया, क्रेटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेज, क्यूरेटिव थेरेपी इज़ फॉर स्टेज 1 एंड 2। अगर तो ट्यूमर स्टेज 1 और 2 में है तो हम उसको क्योर करने की कोशिश करें, क्यूरेटिव थेरेपी देंगे। अगर तो वो 3 और 4 स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर पैलिएटिव थेरेपी दी जाती है कि उसके सिम्टम्स को कम किया जाए। स्टेज 1A एंड 1B अगर तो यंग है, फिर क्या है, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, पूरे के पूरे प्रोस्टेट को ही रिमूव कर दिया जाता है। अगर एल्डर है तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन विद और विदाउट हार्मोन थेरेपी। तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, यूरेथ्रा के ज़रिए उसकी रिजेक्शन की जाती है और क्या है, हार्मोन के साथ या फिर उसके बगैर। अब ये इस डायग्राम में ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन बताई हुई है, यूरेथ्रा के ज़रिए पास किया हुआ है और ये जहाँ पे भी ट्यूमर है ना, इसको उन लोगों ने रिजेक्ट करके वहाँ से निकाल दिया है। स्टेज 1C और 1C और 2 में क्या होता है, यंग में रेडिकल प्रोस्टेक्टमी और रेडिकल रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी वगैरह भी देते हैं प्रोस्टेक्टमी के साथ साथ। एल्डरली ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन विद और विदाउट हार्मोन थेरेपी, सेम उसका जैसे ही है। स्टेज 3 और 4 में अगर तो यंग है, एंड्रोजन एब्लेशन हार्मोन थेरेपी विद रेडियोथेरेपी फॉर यंग पेशेंट एंड T3 और एल्डरली में एंड्रोजन एब्लेशन। तो एंड्रोजन एब्लेशन क्या होती है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है हमें पता है कि वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए, ठीक है, मेल हार्मोन है ये। तो इस केस में क्या होता है कि एंड्रोजन एंटागोनिस्ट दिया जाता है ताकि एंड्रोजन ना बने और वो टेस्टिस को मज़ीद स्टिमुलेट ना करे, उसकी वर्किंग ज़्यादा ना हो, ट्यूमर उसका ज़्यादा ना हो और उसके ज़रिए फिर ये ट्यूमर कंट्रोल हो सके। मेटास्टैटिक डिजीज़ अगर हो जाती है, फिर यंग में एंड्रोजन एब्लेशन प्लस सिस्टेमिक कीमोथेरेपी भी की जाती है और एल्डरली में सिर्फ एंड्रोजन एब्लेशन। फिर नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जिसमें इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर लोकलाइज डिजीज़ दैट इज़ T1 एंड T2। T1 और T2 स्टेज में ये किया जाता है। इट शुड बी कैरीड आउट ओनली इन मैन विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ग्रेटर दैन 10 ईयर्स। तो जब मेल 10 ईयर्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो तब ये प्रोसीजर करते हैं। इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट डाउन टू द डिस्टल स्फिंक्टर मैकेनिज्म इन एडिंग टू द सेमिनल वेसिकल। तो प्रोस्टेट को रिमूव किया जाता है डिस्टल स्फिंक्टर्स से और साथ साथ सेमिनल वेसिकल्स को भी। फिर द ब्लेडर नेक इज रिकन्स्ट्रक्टेड एंड एनास्टोमोस टू द यूरेथ्रा। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बीच में से प्रोस्टेट को निकाल के ब्लेडर का जो नेक है उसको यूरेथ्रा के साथ एनास्टोमोस कर लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी है। बीच में सबसे पहले प्रोस्टेट भी है, यूरेथ्रा है, फिर पीनस है, ठीक है, ऊपर ब्लेडर। तो नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, सर्जिकल टूल रिमूव एंटायर प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया। फिर क्या किया कि ब्लेडर ओपनिंग
सिचुएट टू द यूरेथ्रा, तो ब्लेडर को डायरेक्टली यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट कर दिया है। इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई इंसिडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस बट लो इंसिडेंस ऑफ स्फीयर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो हाईली ये इंसिडेंस है इम्पोर्टेंस का, इम्पोर्टेंसी वगैरह ज़्यादा हो जाती है इस ट्रीटमेंट की वजह से, कंट्रोल नहीं रहता। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इट इज़ यूज फॉर लोकलाइज डिजीज दैट इज़ T1 T2 केस में ये रेडियोथेरेपी करेंगे। ये शुड बी कैरीड आउट ओनली इन मैन विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ग्रेटर दैन 10 ईयर्स, तो 10 साल से ज़्यादा एज में ये करेंगे। इट इन्वॉल्व डिलीवरिंग रेडिएशन टू द रेडिकल डोज 55 to 70 ग्रेड्स रेडिएशन डोज दी जाती है, जो कि 20 to 25 फ्रैक्शंस में डिवाइड करके देते हैं, मतलब एक ही दफ़ा इतनी ज़्यादा डोज को नहीं देते। 4 वीक्स के टाइम पीरियड में थोड़ी थोड़ी करके ये डोज 20 to 25 सेशंस के दौरान ये डोज देते हैं। इन इट मे बी एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती है ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोस्टेट की इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह कॉमनली हो जाते हैं। फिर इसके है मेडिकल कैस्ट्रेशन हार्मोन थेरेपी। इट इज़ यूज फॉर लोकली एडवांस T3 एंड T4 एंड मेटास्टेटिक डिजीज़, तो जब T3 T4 लेवल तक या फिर मेटास्टाइज हो जाती है डिजीज़, तो फिर सिर्फ क्या होगा कि मेडिकल कैस्ट्रेशन हार्मोन थेरेपी ही की जाएगी। इट्स मेन गोल इज़ टू रिड्यूस एंड्रोजन ड्राइव टू द प्रोस्टेट कैंसर सेल्स, तो एंड्रोजन ड्राइव को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। इट कैन बी अचीव बाई 2 मेथड्स, ये 2 मेथड्स के ज़रिए अचीव हो सकती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब LHRH ज़्यादा बने। ठीक, एक तो इस तरह से देयर आर गिवन बाय 3 मंथली रिपोर्ट इंजेक्शन, तो किसका इंजेक्शन लगाते हैं 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के लिए गोसिरिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये हार्मोन है गोसिरिलिन, जो कि एगोनिस्ट है LHRH का। दिस सप्रेसेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय द टेस्टिस, तो LHRH टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बिल्कुल सप्रेस कर देता है टेस्टिस के अंदर। इसके साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है हॉट फ्लशिंग, लेथर्जी, लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन। फिर नेक्स्ट मेथड है इसका एंटी एंड्रोजेंस, तो एंड्रोजेंस के एगोनिस्ट दिए जाते हैं। एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, तो एगोनिस्ट जिसका देते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन ना तो एंड्रोजन बने और ना ही टेस्टोस्टेरोन बने। दीज आर गिवन ओरली, एग्जाम्पल फ्लूटामाइड, तो फ्लूटामाइड जो है उसको ओरली दिया जाता है, ये एंटी एंड्रोजन है। दीज रिड्यूस एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन टू द प्रोस्टेट विदाउट रिड्यूसिंग सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो सीरम में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको रिड्यूस नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि एंड्रोजन स्टिमुलस को रिड्यूस कर देता है। साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है ग्लैक्टोमेस्टिया और निपल टेंडरनेस वगैरह। नेक्स्ट है सर्जिकल कैस्ट्रेशन और एडेक्टमी। इट कैरीज आउट एंड्रोजन एब्लेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोकली एडवांस T3 T4 एंड मेटास्टेसिस डिजीज़, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया एंड्रोजन एब्लेशन ट्रीटमेंट की जाती है T3 T4 की स्टेज में। इट विल एलिमिनेट द मेजर सोर्स ऑफ एंड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2 मेथड्स, तो ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं 2 मेथड के ज़रिए। एक तो बायलेटरल टोटल और एडेक्टमी के ज़रिए कि दोनों टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है, तो और दूसरा क्या है कि बायलेटरल सब कैप्सूलर और एडेक्टमी, तो जो उसके कैप्सूल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो ये सब था जेनेटो यूरिनरी ट्यूमर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।